स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी के जो प्रथम कवि हैं उन हिंदी के प्रथम कवियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे विचारक रहे जिन्होंने एकमत होकर के किसी एक कवि को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना, वरन कई लोगों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन उनमें भी अधिकांश लोगों ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना और किन्होंने अलग अलग लोगों को माना, मैं उस पर सविस्तार रूप से प्रकाश डालूंगा और आपको ये पुष्ट भी करूंगा कि उसमें वास्तव में ऑप्शन किस बेसिस पर आएगा और आपको जवाब भी क्या देना होगा। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के विषय में हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है गारशा द तासी का। गारशा द तासी, ये जो गारशा द तासी महोदय रहे, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है नलिन विलोचन शर्मा ने। किसने भैया? नलिन विलोचन शर्मा ने। किसने भैया? नलिन विलोचन शर्मा ने। दूसरे नंबर पर नाम आता है स्वयंभू का। किसका? स्वयंभू का। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वर्मा। अगले क्रम में नाम आता है गोरखनाथ का। गोरखनाथ। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि मिश्रबंधु मानते हैं। कौन? मिश्रबंधु मानते हैं। अगले नंबर पर नाम आता है सरहपा का, और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। राहुल कृत्यायन मानते हैं। बात समझ पा रहे मेरी आप? इसमें जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनके ही कथन को अधिकांश लोग स्वीकारते हैं और अधिकांश लोग ही हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपा को मानते हैं। आप टेट की परीक्षा दे रहे हैं, सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, और आपको किसी के अनुसार नहीं पूछा है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन। आपसे डायरेक्ट प्रश्न किया गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो आप बताएंगे सरहपा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि नहीं भैया मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तब आपको बताना होगा गोरखनाथ। बात समझ में आई? जब किसी के अनुसार नहीं पूछेगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, तो जवाब भी आपको डायरेक्ट देना होगा और सामान्य वे में देना होगा। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार मानी गई है। बात समझ में आई? प्रश्न जैसे पूछा जाएगा
इट इज वैसे ही आपको उसका जवाब देना होगा। किसी के अनुसार अगर पूछे तो उसके अनुसार जवाब दीजिएगा, और किसी के अनुसार जवाब नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र रूप में आपसे पूछ रहा है हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तब आपको नाम किसका लेना भैया? सरहप्पा का लेना है। किसका भैया? सरहप्पा का। एकदम जल्दबाजी नहीं, चीजों को बहुत आसानी से आप समझते हुए चले, है ना। अगले नंबर पर नाम आता है अब्दुल रहमान का। किसका भैया? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले नंबर पर नाम है शालिभद्र सूरी का। शाली भद्र सूरी। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गुप्त। देखिए, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी पिछले ही सेशन में पेपर हुआ था जेल वार्डन का, और जेल वार्डन के पेपर में यह पूछा गया कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त ने माना। जबकि जेल वार्डन इतनी बड़ी परीक्षा नहीं हुई जिसमें हिंदी के बहुत सारे प्रश्न आए और बहुत डेप्थ के प्रश्न आए, किंतु ये इस बात को जरूर बता देता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो इस समय चेंज हो चुका है। बहुत आसान प्रश्न नहीं आते हैं, जो जनरली सबको पता हो ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर बहुत आसान प्रश्नों को परीक्षा में रखा जाएगा तो कभी भी हम विभेद ही नहीं कर पाएंगे सही बच्चे का और एक गलत बच्चे का। तो पेपर सेटअप जो होता है, जो पेपर सेट करता है, वो विविधता के गुण को साथ में लेके चलता है। अगर पेपर को हिसाब से सेट नहीं किया जाएगा तो हम चुनाव ही नहीं कर पाएंगे किसको जॉब देनी चाहिए और किसको जॉब नहीं देनी चाहिए, कौन किस पद के योग्य है और कौन किस पद के योग्य नहीं है। इसलिए आप अपने तैयारी का जो लेवल है उसे डाउन ना करें, वरन धीरे धीरे उसे टॉप पर पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं होता है। हम जिन चीजों का अभ्यास करते हैं वो आसान हो जाता है, और जिन चीजों का अभ्यास नहीं करते हैं वही सारी चीजें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। अगले चरण में देखेंगे चंद बरदाई। कौन भैया? चंद बरदाई। चंद बरदाई। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि नहीं, वरन इनको हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। और इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना किसने है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। बात समझ में आई? और एक कवि हैं, उनका नाम है, कहीं कहीं पुष्य मिलता है और कहीं कहीं पुंड मिलता है। क्या मिलता है? पुंड। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इनको हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज मानते हैं। कौन? राजा मुंज। बात समझ में आ गई भैया? आपसे पूछा जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? गारशा दत्तासी को माना। स्वयंभू को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना।
शालिभद्र सूरी को किसने माना? गणपत चंद्रगुप्त ने माना। राजा मुंज थोड़ी सी गलती होगी भैया, ये पुंड पुष्य या पुंड जो हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर मानते हैं। शिव सिंह सेंगर मानते हैं। और राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। बात समझ में आ गई भैया? ये गुलेरी इनका उपनाम है भैया, उपनाम। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है, वैसे उनका भी उपनाम है। तो ये रहे आपके हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हुए पेपर में आप अपने प्रश्नों का जवाब दें। आपसे पूछा जाए कि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? गारशादा तासी को माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को माना। मिश्र बंधु ने किसको माना? गोरखनाथ को माना। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना? सरहपा को माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? अब्दुल रहमान को माना। गणपत चंद्र गुप्त ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चंद बरदाई को माना। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्य या पुंड को माना। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना? राजा मुंज को माना। फिर यही प्रश्न पलट के आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम कवि गारशादा तासी को किसने माना? नलिन विलोचन शर्मा ने माना। स्वयंभू को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। गोरखनाथ को किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना। सरहपा को किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना। अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। शालिभद्र सूरी को किसने माना? गणपत चंद्रगुप्त ने माना। चंद बरदाई को किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। पुष्य या पुंड को किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना। और राजा मुंज को किसने माना? तो राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया आपके? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग आदिकाल का वर्गीकरण देखेंगे। अर्थात यदि हमें आदिकाल को अच्छे तरीके से समझना है तो आदिकाल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे कि आदिकाल को हम बड़ी सुगमता पूर्वक समझ सकें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे आदिकाल का वर्गीकरण। अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, तो उस परीक्षा के अंतर्गत जो सुपरटेट विवाद में काफी समय तक रहा, संभवतः आज तक उस विवाद का शमन नहीं हुआ। यह प्रश्न विवाद में ही आज भी चलता है। उसमें पूछ लिया गया था कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है। यह नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक की बात कही जाती है, यह भी आपके इसी आदिकाल का ही हिस्सा है। हम लोग खूब विस्तार से आदिकाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं क्या वर्गीकरण, कि आदिकाल का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इसमें किन किन कालों का अध्ययन हमें किस किस क्रम में करना है। अगर हम लोग इसी हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं तो बड़ी सुगमता पूर्वक चीजों को हम समझ सकते हैं। लिखेंगे आदिकाल का वर्गीकरण। आदिकाल का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले भैया
अपभ्रंश साहित्य। क्या भैया? अपभ्रंश साहित्य है। उसके बाद में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य। जैन साहित्य के बाद में पढ़ेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य। एक और महत्वपूर्ण बात, जिसे आप जैन साहित्य कह रहे हैं, इसी जैन साहित्य को हम लोग रास साहित्य भी कहते हैं। क्या? रास साहित्य। रास साहित्य। रास साहित्य का मतलब होता है भैया जैन साहित्य, ठीक है। और रासो साहित्य का मतलब, आपने रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो जैसे ढेर सारे रासो ग्रंथों को पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग रासो साहित्यों को पढ़ेंगे। अगले क्रम में यदि देखें, आगे है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे गद्य साहित्य। गद्य साहित्य। और गद्य साहित्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भैया अन्य कवि। और अन्य कवियों की श्रेणी में हम लोग दो लोगों को पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? दो लोगों को पढ़ेंगे। यहां पर भी बात समझ में आ रही है? उसमें पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अन्य कवियों में। अन्य कवियों में हम लोग जो पढ़ेंगे भैया, अन्य कवियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति को। किसको? विद्यापति को पढ़ेंगे। और विद्यापति को पढ़ने के साथ साथ ही अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे। अमीर खुसरो। तो इतने हिस्सों में वर्गीकृत करके आप इस आदिकाल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, उसके बाद नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसके बाद रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और अन्य कवि। अन्य कवि में दो लोगों को पढ़ेंगे हम लोग, एक तो विद्यापति को पढ़ेंगे, दूसरे अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजों को हम लोग विधिवत ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अब हम लोग शुरुआत जो करने वाले हैं, सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत करेंगे। लेकिन अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत करने के साथ साथ ध्यान रहे, हम लोग डायरेक्ट अपभ्रंश साहित्य को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि को समझेंगे और फिर उसके बाद में अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवियों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कवियों को हमें यहां पर पढ़ना है। बात समझ में आ गई भैया आपके? चलिए इसको भी हम लोग मिटाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ले लिया आपने ना? हाँ। अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश साहित्य।
अपभ्रंश साहित्य। और इस अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भैया विकास क्रम। क्या देखेंगे भैया? विकास क्रम। अगर अपभ्रंश साहित्य के विकास क्रम की हम बात करें तो आपको पता है भाषा का जो क्रम रहा, यानी आपको पता सबसे पहले जो भाषा विकसित हुई वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत के बाद जो विकास हुआ वो किसका विकास हुआ? पाली का। पाली के बाद जो विकास हुआ वो किसका हुआ? पाली के बाद में प्राकृत का। और प्राकृत के बाद में विकास हुआ अपभ्रंश का। अपभ्रंश का। और अपभ्रंश के बाद में जो विकास हुआ वो औहट का। औहट का। और औहट के बाद में विकास होता है हिंदी का। तो इस तरीके से इनका विकास क्रम आगे बढ़ा। इसमें जो औहट भाषा है इसे हम संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कालीन भाषा। संक्रमणकालीन भाषा अर्थात इसे संक्रमणकालीन भाषा कहने का कारण यह रहा कि औहट भाषा पर ही हिंदी भाषा का भी प्रभाव रहा और हिंदी भाषा के साथ साथ अपभ्रंश भाषा का भी इस पर प्रभाव रहा। इसलिए इस औहट भाषा को हम क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन भाषा। आपको पता है कि जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में आपने कालिदास को पढ़ा। कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, हर्ष आदि ढेर सारे कवियों के विषय में आप किसमें अध्ययन करते हैं? संस्कृत साहित्य में अध्ययन करते हैं। वहीं पाली जो है, पाली यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। ये जो आपका बौद्ध धर्म रहा, ये बौद्ध धर्म ही आगे चलकर दो शाखाओं में बटा था। बौद्ध धर्म आगे चलकर दो शाखाओं में बटा, जिसमें पहली जो शाखा थी उसे तो हम कहते हैं हीनयान और दूसरे को हम लोग कहते हैं महायान। ये जो महायान शाखा थी यह भी आगे चलकर दो हिस्सों में बटी, जिसमें पहला जो है उसे तो हम कहते हैं वज्रयान। वज्रयान। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? सहजयान। सहजयान कहते हैं। ये जो वज्रयानी लोग हैं यही कौन है? यही सिद्ध है भैया। अर्थात वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया और सहजयानियों को नाथ कहा गया। क्या कहा गया? नाथ कहा गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझते हुए चलिए। और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं उस प्रश्न का जवाब या तो आपको आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो अगली वाली क्लास के अंतर्गत उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। प्रकृत भाषा की बात करें तो प्रकृत भाषा जैन धर्म की भाषा रही। जैन धर्म की भाषा रही। यहीं आप देवसेन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? देवसेन। और इन्हीं देवसेन की एक रचना है जिसका नाम क्या है? श्रावकाचार। और श्रावकाचार को ही हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार।
और इसी श्रावकाचार को ही क्या कहा जाता है? हिंदी की प्रथम रचना। क्या? हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना। बात समझ में आ गई भैया? तो इस तरीके से विकास आपके इस अपभ्रंश का हुआ है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी अपभ्रंश के विषय में। ठीक, बात करें अपभ्रंश शब्द के विषय में। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आप ले लिए? चलो मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें समझने का बस इतना ही है कि आपसे पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, तो सभी भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का। पाली भाषा का जब रूप बिगड़ा तो किस भाषा का विकास हुआ? प्रकृत भाषा का। और जब प्रकृत भाषा का रूप बिगड़ा तो अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा की जननी भाषा के रूप में हम प्रकृत भाषा को स्वीकारते हैं। और जो अवहट्ट भाषा रहा उस पर किसका किसका प्रभाव रहा? तो अवहट्ट भाषा पर अपभ्रंश और हिंदी भाषा का प्रभाव रहा। आपसे पूछा जाए संक्रमणकालीन भाषा कौन सी है, तो हम लोग इस अवहट्ट भाषा को भैया, इस अवहट्ट भाषा को ही क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन भाषा। आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की भाषा कौन सी रही, तो जैन धर्म की भाषा प्रकृत भाषा। आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी रही, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई? और अगर कम समझ में आया है तो आगे हम लोग जैसे धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे, ये सारी चीजें इतनी बार हमारी आंखों के सामने आने वाली हैं कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में वैसे ही रट जानी है। ठीक है, एकदम आप परेशान ना होइए, बस आप जुड़े रहिए लगातार। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले क्रम को समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि अपभ्रंश शब्द के विषय में इस अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने ग्रंथों में किया और किसने अपने शिलालेखों में किया। ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने ग्रंथों में किया, तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कालिदास जी ने अपनी रचना विक्रमोर्वशीयम में किया। और पूछा जाए अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने शिलालेखों में किया, किसने अपने शिलालेखों में किया, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपने शिलालेखों में किया। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश शब्द का अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कालिदास ने अपनी रचना विक्रमोर्वशीयम में किया। आगे फिर नई लाइन से अपभ्रंश शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेखों में किया। अपने शिलालेखों में किया नहीं, वर्ण करवाया। शिलालेखों में करवाया। अब इन दोनों पॉइंटों में अंतर समझिए। जब बात शिलालेखों की होगी तब नाम आना चाहिए वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। किसकी जब बात आए? जब बात भैया शिलालेखों की आप करेंगे कि किस शिलालेख में किया गया, तब आप वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय कहेंगे। लेकिन जब बात रचना में प्रयोग करने की बात आएगी तो रचना में प्रयोग करने का कार्य किसने किया? तो रचना में प्रयोग करने का कार्य कालिदास जी ने किया। अपनी किस रचना में सबसे पहले उन्होंने ऐसा कार्य किया? तो विक्रमोर्वशीयम में ऐसा काम किया। अर्थात अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कालिदास जी ने अपनी रचना विक्रमोर्वशीयम में किया। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेखों में किया। शिलालेख मतलब होता पत्रों पर लिखित गए, शिला माने पत्थर, लेख माने लिखना, पत्थरों पर जो लिखाई वाला कार्य होता है वह सबसे पहले किसने करवाया? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने करवाया। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? यदि कहीं पर थोड़ा सा भी संदेह होगा तो आप तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपभ्रंश के प्रथम कवि, अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू माने जाते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश के द्वितीय कवि, अपभ्रंश के द्वितीय कवि पुष्पदंत माने जाते हैं। पुष्पदंत माने जाते हैं। अपभ्रंश के कवियों का क्रम, अपभ्रंश के कवियों का क्रम, कवियों का क्रम। तो सबसे पहले स्वयंभू, स्वयंभू के बाद में पुष्पदंत, पुष्पदंत और पुष्पदंत के बाद में धनपाल, धनपाल, धनपाल के बाद में अब्दुल रहमान,
अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान के बाद में जिनदत्त शूरी, जिनी दत्त शूरी, ये इनका क्रम है कवियों का। आज की क्लास में हम लोग इतना ही। इसके अगली वाली क्लास में हम लोग स्वयंभू जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। किसके विषय में? स्वयंभू जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी खूबियां क्या रहीं, इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या रहीं, इन सारी चीजों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही यहां पर। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को भी यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे भी लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।